हवेली की पुरानी खिड़कियों से टकराती बारिश की आवाज किसी विलाप की तरह लग रही थी। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा और आईवी से ढका घर यादों की सांसें ले रहा था। उसके दिवंगत पति आरव का चित्र अभी भी मुख्य हॉल में टंगा था, वही जगह जहां प्रेम और त्रासदी का मिलन हुआ था। सफेद कपड़े पहने आयशा बिना जले चिमनी के सामने बैठी थी। उसके हाथ में वह अंगूठी थी जो आरव पीछे छोड़ गया था। उसकी आंखों में दुहक की थकान और उस अजीब सी अनुभूति का मिश्रण था जो अब उन आंखों से घिरी हुई थी जो करुणा से नहीं देखती थी। अंतिम संस्कार के बाद से सब कुछ बदल गया था। उसकी सास सावित्री देवी मीठी आवाज और दृढ़ हृदय वाली घर में साए की तरह घूमती रहती थी। उन्होंने पड़ोसियों को बताया कि आयशा पागल हो रही है। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि उसे अकेला न छोड़ें, मृत्यु ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। उन्होंने श्रद्धा से लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, जल्द ही यह अफवाह फैल गई। वह युवा विधवा जो कभी अपनी दयालुता के लिए प्रशंसित थी, अब बाजारों, चर्च की प्रार्थना सभाओं और गलियों में चर्चा का विषय बन गई थी। एक सुबह आयशा की आंख खुली तो लगा कि समय ठीक नहीं है। दीवार पर लगी घड़ी में 8 बज रहे थे, लेकिन सूरज पहले ही तेज हो चुका था। वह नीचे गई तो देखा कि नौकर इकट्ठे हैं, सब चुपचाप उसे देख रहे हैं। मेज पर आरव की तस्वीर काले कपड़े से ढकी हुई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कांपती आवाज में पूछा। सावित्री ने जहरीली कोमलता से जवाब दिया, यही बेहतर है मेरी बच्ची। तुम उससे रात में बात करती हो, याद नहीं? वह दूसरों को डराता है। आयशा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपने दिवंगत पति के साथ हुई बातचीत की यादें, जो पागलपन में नहीं बल्कि प्रार्थना में कही गई बातें थीं, अब उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थीं। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह समझाती, दूसरों को उतनी ही उलझन में दिखाई देती। सावित्री दूर से संतुष्ट होकर देख रही थी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। कुछ दिन बाद उसकी सास के बुलावे पर पारिवारिक डॉक्टर आया। एक सख्त दिखने वाले आदमी ने आयशा को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या तुम्हें अब भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है? आयशा ने उलझन में जवाब दिया, मैं हर रात उसके लिए प्रार्थना करती हूं। सावित्री ने नाटकीय ढंग से आह भरी। देखा डॉक्टर, आप मौत को स्वीकार नहीं करती, आप उसकी आत्मा से बातें करती रहती हैं। निदान एक वाक्य की तरह निकला, शोक के बाद भावनात्मक अस्थिरता, सहारे की जरूरत है। एक सुबह आयशा की आंख खुली तो लगा कि समय ठीक नहीं है। दीवार पर लगी घड़ी में 8 बज रहे थे, लेकिन सूरज पहले ही तेज हो चुका था। वह नीचे गई तो देखा कि नौकर इकट्ठे हैं, सब चुपचाप उसे देख रहे हैं। मेज पर आरव की तस्वीर काले कपड़े से ढकी हुई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कांपती आवाज में पूछा। सावित्री ने जहरीली कोमलता से जवाब दिया, यही बेहतर है मेरी बच्ची। तुम उससे रात में बात करती हो, याद नहीं? वह दूसरों को डराता है। आयशा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अपने दिवंगत पति के साथ हुई बातचीत की यादें, जो पागलपन में नहीं बल्कि प्रार्थना में कही गई बातें थीं, अब उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थीं। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह समझाती, दूसरों को उतनी ही उलझन में दिखाई देती। सावित्री दूर से संतुष्ट होकर देख रही थी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। कुछ दिन बाद उसकी सास के बुलावे पर पारिवारिक डॉक्टर आया। एक सख्त दिखने वाले आदमी ने आयशा को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या तुम्हें अब भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है? आयशा ने उलझन में जवाब दिया, मैं हर रात उसके लिए प्रार्थना करती हूं। सावित्री ने नाटकीय ढंग से आह भरी। देखा डॉक्टर, आप मौत को स्वीकार नहीं करती, आप उसकी आत्मा से बातें करती रहती हैं। निदान एक वाक्य की तरह निकला, शोक के बाद भावनात्मक अस्थिरता, सहारे की जरूरत है। उस रात आयशा अपने पति की तस्वीर की ओर बढ़ी। उसने ठंडे शीशे को छुआ और फुसफुसाते हुए कहा, वे मुझे मिटा देना चाहते हैं आरव। वे चाहते हैं कि मैं मान लूं कि मैं पागल हूं। बाहर बिजली कड़कने लगी। अगले कमरे में
सावित्री सुन रही थी, अपनी बोई हुई निराशा से संतुष्ट। धीरे धीरे वह घर जो कभी घर हुआ करता था जेल बन गया। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां पहरेदारों से घिरी थीं। आयशा अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। उसने अपने दोस्तों को जो खत भेजे थे वे कभी नहीं पहुंचे। जब वह किसी से बात करने की कोशिश करती तो सावित्री मुस्कुराकर कहती, बेचारी, उसका दिमाग मेरे बेटे पर चला गया। और सब उसकी बात मान लेते थे। एक सुबह आयशा को दरवाजे पर सफेद कपड़े पहने 2 आदमी देखकर हैरानी हुई। मैडम, हम आपको क्लिनिक तक छोड़ने आए हैं, यह आपके भले के लिए है। उसने सावित्री की तरफ देखा जो रुमाल से मुंह ढंकी हुई थी और आंसू बहाने का नाटक कर रही थी। बेटी, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। आयशा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन नर्सों की मजबूत बाहें उसे बालकनी के पार खींच ले गईं। आरव का चित्र दीवार से गिर गया, शीशा जमीन पर बिखर गया और वह आवाज एक युग के अंत जैसी गूंज उठी। जैसे ही गाड़ी कीचड़ भरी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ी, आयशा ने खिड़की से बाहर देखा और दूर से हवेली छोटी होती जा रही थी। पहाड़ियां जो कभी हरी भरी और शांत थीं, अब उसे नर्क की दीवारों की तरह घेरे हुए थीं। उसके अंदर कुछ टूटा, लेकिन कुछ और गुप्त और मौन पनपने लगा। यह पागलपन नहीं था, यह सत्य का बीज था जो अन्याय के बोझ तले अंकुरित हो रहा था। और इस तरह जो दुख से शुरू हुआ था वह विश्वासघात में बदल गया। जो प्यार लग रहा था वह महत्वाकांक्षा में बदल गया और एक अपमानित स्त्री के हृदय में पीड़ा एक वादे में बदल गई। यह वादा कि एक दिन स्वर्ग उसकी कहानी सुनेगा। उस रात आयशा अपने पति की तस्वीर की ओर बढ़ी। उसने ठंडे शीशे को छुआ और फुसफुसाते हुए कहा, वे मुझे मिटा देना चाहते हैं आरव। वे चाहते हैं कि मैं मान लूं कि मैं पागल हूं। बाहर बिजली कड़कने लगी। अगले कमरे में सावित्री सुन रही थी, अपनी बोई हुई निराशा से संतुष्ट। धीरे धीरे वह घर जो कभी घर हुआ करता था जेल बन गया। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां पहरेदारों से घिरी थीं। आयशा अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। उसने अपने दोस्तों को जो खत भेजे थे वे कभी नहीं पहुंचे। जब वह किसी से बात करने की कोशिश करती तो सावित्री मुस्कुराकर कहती, बेचारी, उसका दिमाग मेरे बेटे पर चला गया। और सब उसकी बात मान लेते थे। एक सुबह आयशा को दरवाजे पर सफेद कपड़े पहने 2 आदमी देखकर हैरानी हुई। मैडम, हम आपको क्लिनिक तक छोड़ने आए हैं, यह आपके भले के लिए है। उसने सावित्री की तरफ देखा जो रुमाल से मुंह ढंकी हुई थी और आंसू बहाने का नाटक कर रही थी। बेटी, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। आयशा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन नर्सों की मजबूत बाहें उसे बालकनी के पार खींच ले गईं। आरव का चित्र दीवार से गिर गया, शीशा जमीन पर बिखर गया और वह आवाज एक युग के अंत जैसी गूंज उठी। जैसे ही गाड़ी कीचड़ भरी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ी, आयशा ने खिड़की से बाहर देखा और दूर से हवेली छोटी होती जा रही थी। पहाड़ियां जो कभी हरी भरी और शांत थीं, अब उसे नर्क की दीवारों की तरह घेरे हुए थीं। उसके अंदर कुछ टूटा, लेकिन कुछ और गुप्त और मौन पनपने लगा। यह पागलपन नहीं था, यह सत्य का बीज था जो अन्याय के बोझ तले अंकुरित हो रहा था। आयशा चाबी घुमाने की धातु जैसी आवाज से जाग उठी। बेजान सफेद छत उसके अंदर महसूस हो रहे खालीपन का ही एक विस्तार लग रही थी। दीवारें बहुत साफ थीं, फर्श बहुत ठंडा, सन्नाटा बहुत भारी। बंद खिड़की से एक बंजर बगीचा दिखाई दे रहा था जहां कोई फूल नहीं उगता था, मानो समय भी उसके साथ वहां कैद हो गया हो। एक सफेद जेल जहां हवा भी उसे आंकती हुई लग रही थी। ड्यूटी पर तैनात नर्स एक ट्रे और सहज मुस्कान के साथ अंदर आई। सुप्रभात श्रीमती आयशा, आपकी दवा का समय हो गया है। आयशा ने रंग बिरंगी गोलियों को देखा और शांति से पूछा, अगर मैं कह दूं कि मैं पागल नहीं हूं तो भी क्या आप मुझे ये निगलने पर मजबूर करेंगी? नर्स एक पल के लिए झिकी, लेकिन मानो कोई पुराना आदेश सुनाते हुए बोली, सब यही कहते हैं मैडम, ये आपके भले के लिए है। उसने बिना किसी विरोध के गोलियां निगल ली। उसे पहले ही पता चल गया था कि लड़ने से वह और भी पागल साबित होगी। पहले दिन से ही उसके हर शब्द को उसके खिलाफ सबूत बना दिया गया था।
जब वह कहती थी कि उसे अपने पति की याद आती है तो वे कहते थे कि वह भूतों से बात कर रही है। जब वह रोती थी तो वे कहते थे कि वह भ्रम में है। जब वह चुप रहती थी तो वे कहते थे कि वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। कोई भी काम सही नहीं था, हर चीज को पागलपन समझा जाता था। दीवार घड़ी की टिक टिक चलती रही, मानो यातना दे रही हो। खिड़कियां कभी नहीं खुलती थीं, मेहमान कम ही आते थे और जब आते भी थे तो ठंड से। सावित्री कभी कभार दिखाई देती थी, महंगे कपड़े पहने और तेज खुशबू लगाए दया का नाटक करती हुई। बेटी, अब तो ठीक हो, जल्दी ही घर आ जाओगी। लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही बता रही थीं। आयशा जानती थी, जब तक उसकी सांस सांस ले रही है वह कभी वापस नहीं आएगी। रात को अपने संकरे बिस्तर पर लेटी हुई आयशा धीरे से प्रार्थना कर रही थी। उसने भगवान से बस एक ही दुआ मांगी, अपनी समझदारी न खोना। वह जानती थी कि अगर पागलपन सचमुच उस पर हावी हो गया तो सावित्री ही जीतेगी। आरव का मनचित्र ही उसे आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। उसके सपनों में वह अब भी मुस्कुराता था, अब भी उसका नाम पुकारता था, मानो उन बर्फीली दीवारों के बीच उसका प्यार गूंज रहा हो। एक दोपहर कमरा साफ करते समय रीमा नाम की एक युवा नर्स की एक नोटबुक गिर गई। आयशा उसकी मदद करने के लिए नीचे झुकी और एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। ये एक साधारण मगर मानवीय भाव था, ऐसा कुछ जो उसने बहुत समय से अपने कमरे में नहीं देखा था। रीमा ने शर्मिंदा होकर उसे धन्यवाद दिया और आयशा के शांत स्वभाव पर गौर किया। तुम बीमार नहीं लग रही हो, वह धीरे से बोली। मैं बीमार नहीं हूं, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। आयशा चाबी घुमाने की धातु जैसी आवाज से जाग उठी। बेजान सफेद छत उसके अंदर महसूस हो रहे खालीपन का ही एक विस्तार लग रही थी। दीवारें बहुत साफ थीं, फर्श बहुत ठंडा, सन्नाटा बहुत भारी। बंद खिड़की से एक बंजर बगीचा दिखाई दे रहा था जहां कोई फूल नहीं उगता था, मानो समय भी उसके साथ वहां कैद हो गया हो। एक सफेद जेल जहां हवा भी उसे आंकती हुई लग रही थी। ड्यूटी पर तैनात नर्स एक ट्रे और सहज मुस्कान के साथ अंदर आई। सुप्रभात श्रीमती आयशा, आपकी दवा का समय हो गया है। आयशा ने रंग बिरंगी गोलियों को देखा और शांति से पूछा, अगर मैं कह दूं कि मैं पागल नहीं हूं तो भी क्या आप मुझे ये निगलने पर मजबूर करेंगी? नर्स एक पल के लिए झिझकी, लेकिन मानो कोई पुराना आदेश सुनाते हुए बोली, सब यही कहते हैं मैडम, ये आपके भले के लिए है। उसने बिना किसी विरोध के गोलियां निगल ली। उसे पहले ही पता चल गया था कि लड़ने से वह और भी पागल साबित होगी। पहले दिन से ही उसके हर शब्द को उसके खिलाफ सबूत बना दिया गया था। जब वह कहती थी कि उसे अपने पति की याद आती है तो वे कहते थे कि वह भूतों से बात कर रही है। जब वह रोती थी तो वे कहते थे कि वह भ्रम में है। जब वह चुप रहती थी तो वे कहते थे कि वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। कोई भी काम सही नहीं था, हर चीज को पागलपन समझा जाता था। दीवार घड़ी की टिक टिक चलती रही, मानो यातना दे रही हो। खिड़कियां कभी नहीं खुलती थीं, मेहमान कम ही आते थे और जब आते भी थे तो ठंड से। सावित्री कभी कभार दिखाई देती थी, महंगे कपड़े पहने और तेज खुशबू लगाए दया का नाटक करती हुई। बेटी, अब तो ठीक हो, जल्दी ही घर आ जाओगी। लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही बता रही थीं। आयशा जानती थी, जब तक उसकी सांस सांस ले रही है वह कभी वापस नहीं आएगी। उस दिन से रीमा ने और गौर से देखना शुरू कर दिया। उसने गौर किया कि आयशा कैसे सुसंगत रूप से बोलती थी, कैसे वह दूसरे मरीजों को शांत करने में मदद करती थी, कैसे वह कोमल हाव भाव दिखाती थी। धीरे धीरे नर्स के मन में संदेह घर करने लगे। ब्रेक के दौरान उसने मेडिकल रिकॉर्ड देखे और अस्पष्ट विरोधाभासी नोट देखे। भावनात्मक संकट, अप्रमाणित मतिभ्रम, तीसरे पक्ष के बयान, सब कुछ परिवार के शब्दों से ही पुष्ट होता प्रतीत हुआ और कुछ नहीं। एक बरसाती रात रीमा चुपके से कमरे में घुस आई। मिसेज आयशा, सच सच बताओ, तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? आयशा ने गहरी सांस ली और पहली बार सब कुछ बता दिया। अपने पति की मौत, अपनी सास के झूठ, मनगढ़ंत बीमारी। उसने आंसुओं के साथ कहा, लेकिन इतनी स्पष्टता से कि शक करना नामुमकिन था। रीमा चुपचाप सुन रही थी, उसका दिल दुख रहा था।
मुझे तुम पर यकीन है, उसने आखिरकार कहा। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर मुझे इसे साबित करने में मदद करो, अपने लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए। एक बरसाती रात रीमा चुपके से कमरे में घुस आई। मिसेस आयशा, सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? आयशा ने गहरी सांस ली और पहली बार सब कुछ बता दिया। अपने पति की मौत, अपनी सास के झूठ, मनगढ़ंत बीमारी। उसने आंसुओं के साथ कहा, लेकिन इतनी स्पष्टता से कि शक करना नामुमकिन था। रीमा चुपचाप सुन रही थी, उसका दिल दुख रहा था। मुझे तुम पर यकीन है, उसने आखिरकार कहा। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर मुझे इसे साबित करने में मदद करो, अपने लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए। अगले कुछ दिनों में रीमा ने चुपचाप जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दस्तावेजों की प्रतियां, आगंतुकों के रिकॉर्ड, ऐसी दवाइयां जो कभी नहीं लिखी जानी चाहिए थीं। वह जानती थी कि वह खतरे में है, लेकिन वह अब अन्याय का बोझ नहीं सह सकती थी। और जब अस्पताल के बाकी लोग सामान्य बेहोशी की हालत में सो रहे थे, सुबह के सन्नाटे में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। आयशा अब खिड़की को नहीं घूर रही थी जो किसी जेल की तरह बंद थी। वह ऐसे घूर रही थी मानो उस क्षितिज को देख रही हो जहां वह किसी दिन फिर पहुंचेगी, क्योंकि दीवारों से घिरी होने के बावजूद उसे लग रहा था कि कुछ बदल रहा है। और शायद ईश्वरीय न्याय पहले से ही गतिमान था, अदृश्य लेकिन जीवंत। उस सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी धूसर रंग का था। रीमा क्लिनिक के गलियारे में चल रही थी, उसका दिल जल रहा था। आयशा की कहानी सुनने के बाद से नर्स को रात भर चैन की नींद नहीं आई थी। उसके अंदर कुछ हलचल मची थी। शायद वह आक्रोश था, शायद विश्वास। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह मासूम औरत सफेद चादरों और झूठे निदानों के बीच भुला दी गई मर जाएगी। जब रीमा को पता चला कि उस दिन उसकी सास सावित्री अस्पताल आ रही है, तो उसने मौका देख लिया। उसने उस घमंडी बुजुर्ग महिला के अपनी बहू की मानसिक स्थिति देखने के लिए कार्यालय में आने का इंतजार किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, नर्स ने अपने सहकर्मियों के ध्यान भटकने का फायदा उठाया और विजिटर कार की तरफ चल पड़ी। अंदर पिछली सीट पर एक घिसा पिटा चमड़े का ब्रीफकेस रखा था, जिस पर सोने से आरव मल्होत्रा नाम उकेरा हुआ था, जो उसके मृत पति का भी नाम था। सहज ज्ञान ने काम किया। रीमा ने झट से चुपचाप फोल्डर खोला और अंदर रखे दस्तावेजों की तस्वीरें खींची। जब वह वार्ड में लौटी तो उसके हाथ कांप रहे थे। तस्वीरों में दस्तावेजों की प्रतियां, पुराने कागजात और आरव की मौत से 3 महीने पहले का एक पत्र था। आयशा का नाम पन्ना जमीनों की असली मालकिन के रूप में दिखाई दिया। वही जमीन जिसके बारे में उसकी सास का दावा था कि वह पीढ़ियों से परिवार के पास थी। उस रात रीमा ने बेडरूम के पर्दे के पीछे छुपकर आयशा को सब कुछ दिखाया। पीले चेहरे वाली उस महिला ने अपने पति की लिखावट पहचानते ही मुंह पर हाथ रख लिया। ये उनके हस्ताक्षर हैं। मरने से पहले उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। आंसू चुपचाप बह निकले। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि आरव के उस प्यार और भरोसे की भी थी जो उसने उस पर जताया था, जिसे उसने खुद को सबसे ज्यादा परिवार कहने वाले व्यक्ति ने धोखा दिया था। लेकिन और भी कुछ था। एक तस्वीर में रीमा ने कागजों के बीच एक पुरानी चाबी टंगी देखी। एक छोटे से टैग पर लिखा था, तिजोरी, दफ्तर। आयशा को एक भूली बिसरी जगह की याद आ गई। उसका दफ्तर, बड़े घर में उसकी सास ने अंतिम संस्कार के तुरंत बाद उसे बंद कर दिया था। तभी एक योजना बनने लगी। रीमा एक ऐसे साहस से प्रेरित होकर, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर है, उसने बहाना बनाया कि वह आयशा को क्लिनिक के बाहर एक नियमित अपॉइंटमेंट पर ले जाने वाली है। एक मिलनसार कर्मचारी और कुछ नकली दस्तावेजों की मदद से वे बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर की दुनिया अलग लग रही थी, शोरगुल भरी, जीवंत, आजाद। ऐसा लग रहा था मानो महीनों पानी के नीचे रहने के बाद आयशा फिर से सांस ले रही हो। उस सुबह बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी धूसर रंग का था। रीमा क्लिनिक के गलियारे में चल रही थी, उसका दिल जल रहा था। आयशा की कहानी सुनने के बाद से
नर्स को रात भर चैन की नींद नहीं आई थी। उसके अंदर कुछ हलचल मची थी। शायद वह आक्रोश था, शायद विश्वास। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह मासूम औरत सफेद चादरों और झूठे निदानों के बीच भुला दी गई मर जाएगी। जब रीमा को पता चला कि उस दिन उसकी सास सावित्री अस्पताल आ रही है तो उसने मौका देख लिया। उसने उस घमंडी बुजुर्ग महिला के अपनी बहू की मानसिक स्थिति देखने के लिए कार्यालय में आने का इंतजार किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, नर्स ने अपने सहकर्मियों के ध्यान भटकने का फायदा उठाया और विजिटर कार की तरफ चल पड़ी। अंदर पिछली सीट पर एक घिसा पिटा चमड़े का ब्रीफकेस रखा था जिस पर सोने से आरव मल्होत्रा नाम उकेरा हुआ था, जो उसके मृत पति का भी नाम था। लेकिन और भी कुछ था। एक तस्वीर में रीमा ने कागजों के बीच एक पुरानी चाबी टंगी देखी। एक छोटे से टैग पर लिखा था, तिजोरी दफ्तर। आयशा को एक भूली बिसरी जगह की याद आ गई। उसका दफ्तर बड़े घर में। उसकी सास ने अंतिम संस्कार के तुरंत बाद उसे बंद कर दिया था। तभी एक योजना बनने लगी। रीमा एक ऐसे साहस से प्रेरित होकर, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर है, उसने बहाना बनाया कि वह आयशा को क्लिनिक के बाहर एक नियमित अपॉइंटमेंट पर ले जाने वाली है। एक मिलनसार कर्मचारी और कुछ नकली दस्तावेजों की मदद से वे बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर की दुनिया अलग लग रही थी, शोरगुल भरी, जीवंत, आजाद। ऐसा लग रहा था मानो महीनों पानी के नीचे रहने के बाद आयशा फिर से सांस ले रही हो। वे उस पुरानी हवेली में गए जो अब वीरान और घनी हो चुकी थी। खिड़कियां धूल से ढकी थीं और फीके पर्दे हवा में लहरा रहे थे। हवा में यादों की खुशबू थी। उसे याद था कि दफ्तर मुख्य सीढ़ी के पीछे था। पुराना ताला कुछ सेकंड तक खुला रहा, जब तक कि तस्वीरों में दिख रही चाबी एक सूखी क्लिक के साथ घूम नहीं गई। अंदर मानो समय थम सा गया हो। मेज पर अभी भी स्याहीदान, कलम, खुली किताबें और गलीचे के नीचे छिपी छोटी सी तिजोरी रखी थी। जब आयशा ने उसे खोला तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। अंदर असली दस्तावेज थे, मुहरबंद और हस्ताक्षरित, जिनमें पन्ना जमीन का एकमात्र वारिस घोषित किया गया था। आरव के हाथ से लिखा एक पत्र भी था। अगर कभी किसी को तुम पर शक हो आयशा, तो याद रखना सच यहीं छिपा है। मैंने तुम्हारे दिल पर भरोसा किया क्योंकि यह हमेशा किसी भी रत्न से ज्यादा पवित्र रहा है। यह दस्तावेज तुम्हें दुनिया की बुराई से बचाए। आयशा घुटनों के बल गिर पड़ी और हाथों में कागज लिए रो पड़ी। खिड़की से आती हवा पर्दों को ऐसे नचा रही थी मानो उसके पति की आत्मा ने उसे अपने आगोश में ले लिया हो। यह प्रेम और न्याय का, अतीत और मुक्ति का पुनर्मिलन था। आयशा घुटनों के बल गिर पड़ी और हाथों में कागज लिए रो पड़ी। खिड़की से आती हवा पर्दों को ऐसे नचा रही थी मानो उसके पति की आत्मा ने उसे अपने आगोश में ले लिया हो। यह प्रेम और न्याय का, अतीत और मुक्ति का पुनर्मिलन था। रीमा ने उसे उठाया। उसकी आंखें भर आईं। अब दुनिया जान जाएगी कि तुम कौन हो लेडी आयशा। बाहर हफ्तों में पहली बार बादलों को चीरता हुआ सूरज निकला था। सुनहरी रोशनी पूरे मैदान में फैल गई, खामोश हवेली को रोशन कर रही थी, मानो ऊपर से ईश्वर ने उस पल को देखा हो जब झूठ आखिरकार गिरना शुरू हुआ। रीमा धड़कते दिल के साथ उस पुराने कमरे में दाखिल हुई। हवा धूल और यादों से भरी हुई थी। सफेद चादरों से ढका हर फर्नीचर आयशा की पिछली जिंदगी का भूत सा लग रहा था। उसके दिवंगत पति आरव का दफ्तर बिल्कुल अछूता था, मानो उसकी मौत के दिन समय थम सा गया हो। पुराने कागज और सूखी स्याही की गंध हवा में घुली हुई थी, जो खिड़की की दरारों से रिश्ती नमी के साथ मिल गई थी। नर्स ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी। रोशनी मेज, पीली पड़ चुकी किताबों और आखिरकार कोने में रखी छोटी सी लोहे की तिजोरी पर पड़ी। रीमा को सावित्री, अपनी सास के ब्रीफकेस में खींची गई तस्वीर अच्छी तरह याद थी, जहां एक पुरानी चाबी टंगी थी और वहां दीवार पर मानो किस्मत ने कोई सुराग छोड़ दिया हो, उसे एक टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर दिखाई दी। उसके पीछे चाबी के आकार का एक छोटा सा धातु का डिब्बा था। ताला घुमाते हुए रीमा के हाथ कांप रहे थे। एक तेज क्लिक की आवाज गूंजी, मानो सन्नाटे में बिजली गिर गई हो। तिजोरी धीरे धीरे खुली।
पुराने कागज, सरकारी मुहरें और सावधानी से मोड़ा हुआ एक पत्र निकला। पहले पन्ने पर गहरे रंग की स्याही से आयशा का नाम लिखा था, एमराल्ड लैंड्स का वैध मालिक। उसने सदमे से अपने मुंह पर हाथ रख लिए। यह सिर्फ एक कृत्य नहीं था, यह इस बात का जीता जागता सबूत था कि आयशा ने कभी अपना विवेक नहीं खोया था। यह इस बात की पुष्टि थी कि लालच में आकर सावित्री ने विरासत हड़पने के लिए अपने ही बेटे की वसीयत छुपा ली थी। रीमा बैठ गई और पत्र खोला। दिवंगत आरव के लिखे शब्द मानो समय के पार पहुंच गए हों। मेरी प्यारी आयशा, अगर किस्मत बेरहम है और वो तुमसे सब कुछ छीनने की कोशिश करे, तो जान लो कि मैंने तुम्हें वो दिया है जो सोना नहीं खरीद सकता, सच्चाई। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। इस दस्तावेज को संभाल कर रखो, ये तुम्हारा बचाव है और तुम्हारी आजादी है। आंसू कागज पर गिर रहे थे। रीमा ने उसे सावधानी से थाम लिया। डर था कि कहीं वह उसके हाथों में ही टूट न जाए। उसने गहरी सांस ली, शास्त्र उठाया और कमरे से बाहर निकल गई, मानो कोई चमत्कार लेकर जा रही हो। क्लिनिक में आयशा बंद खिड़की के पास बैठी इंतजार कर रही थी। उसकी नजरें आसमान और जमीन के बीच खोई हुई थीं। जब रीमा अंदर आई तो उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे कोई खुशखबरी लेकर आई हो। बिना कुछ कहे उसने दस्तावेज उस महिला की गोद में रख दिए। आंसू कागज पर गिर रहे थे। रीमा ने उसे सावधानी से थाम लिया। डर था कि कहीं वह उसके हाथों में ही टूट न जाए। उसने गहरी सांस ली, शास्त्र उठाया और कमरे से बाहर निकल गई, मानो कोई चमत्कार लेकर जा रही हो। नर्स ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी। रोशनी मेज, पीली पड़ चुकी किताबों और आखिरकार कोने में रखी छोटी सी लोहे की तिजोरी पर पड़ी। रीमा को सावित्री अपनी सास के ब्रीफकेस में खींची गई तस्वीर अच्छी तरह याद थी, जहां एक पुरानी चाबी टंगी थी और वहां दीवार पर मानो किस्मत ने कोई सुराग छोड़ दिया हो, उसे एक टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर दिखाई दी। उसके पीछे चाबी के आकार का एक छोटा सा धातु का डिब्बा था। ताला घुमाते हुए रीमा के हाथ कांप रहे थे। एक तेज क्लिक की आवाज गूंजी, मानो सन्नाटे में बिजली गिर गई हो। तिजोरी धीरे धीरे खुली। पुराने कागज, सरकारी मुहरें और सावधानी से मोड़ा हुआ एक पत्र निकला। पहले पन्ने पर गहरे रंग की स्याही से आयशा का नाम लिखा था, एमराल्ड लैंड्स का वैध मालिक। उसने सदमे से अपने मुंह पर हाथ रख लिए। यह सिर्फ एक कृत्य नहीं था, यह इस बात का जीता जागता सबूत था कि आयशा ने कभी अपना विवेक नहीं खोया था। यह इस बात की पुष्टि थी कि लालच में आकर सावित्री ने विरासत हड़पने के लिए अपने ही बेटे की वसीयत छुपा ली थी। रीमा बैठ गई और पत्र खोला। दिवंगत आरव के लिखे शब्द मानो समय के पार पहुंच गए हों। अगर किस्मत बेरहम है और वो तुमसे सब कुछ छीनने की कोशिश करे, तो जान लो कि मैंने तुम्हें वो दिया है जो सोना नहीं खरीद सकता, सच्चाई। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। इस दस्तावेज को संभाल कर रखो, ये तुम्हारा बचाव है और तुम्हारी आजादी है। रीमा धड़कते दिल के साथ उस पुराने कमरे में दाखिल हुई। हवा, धूल और यादों से भरी हुई थी। सफेद चादरों से ढका हर फर्नीचर आयशा की पिछली जिंदगी का भूत सा लग रहा था। उसके दिवंगत पति आरव का दफ्तर बिल्कुल अछूता था, मानो उसकी मौत के दिन समय थम सा गया हो। पुराने कागज और सूखी स्याही की गंध हवा में घुली हुई थी, जो खिड़की की दरारों से रिश्ती नमी के साथ मिल गई थी। आयशा चुप रही, कुछ सेकंड तक बस देखती रही। उसने कांपती उंगलियों से कागज को छुआ और अपने पति की लिखावट पहचान ली। ये उसी का है, सचमुच उसी का है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने मरने के बाद भी मेरी रक्षा की। रीमा ने आंखें भर आईं और सिर हिलाया। और अब आयशा, दुनिया को तुम्हारा सच सुनने का समय आ गया है। लेकिन इस खुलासे के साथ एक खतरा भी था। सावित्री को पता चल जाता कि कागज गायब है। नर्स जानती थी कि अगर ये कागज मिल गए तो न्याय की सांस लेने से पहले ही दम घुट सकता है। फिर भी उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। रीमा ने आंखें भर आईं और सिर हिलाया। और अब आयशा, दुनिया को तुम्हारा सच सुनने का समय आ गया है। लेकिन इस खुलासे के साथ एक खतरा भी था। सावित्री को पता चल जाता कि कागज गायब है। नर्स जानती थी कि अगर ये कागज मिल गए तो न्याय की सांस लेने से पहले ही दम घुट सकता है।
फिर भी उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। उस रात खिड़की की सलाखों से आती मंद चांदनी में आयशा ने एक पत्र लिखा जिसमें दस्तावेजों की प्रतियां भी थीं। रीमा ने वादा किया कि वह उसे एक जाने माने पत्रकार को देगी, वही पत्रकार जिसने विरासत में मिली धोखाधड़ी और अवैध क्लिनिकों के बारे में लिखा था। योजना जोखिम भरी थी, लेकिन सच्चाई की आग पहले ही जल चुकी थी। नर्स के कमरे से बाहर जाते ही आयशा अपने पति का पत्र हाथ में लिए अकेली रह गई। खिड़की की दरार से आती हवा उसके सफेद बालों को उड़ा रही थी। उसने छत की ओर देखा और बुदबुदाई, आरव, तुम्हारी मां का झूठ अब गिरने वाला है और जब सूरज उगेगा तो मेरे साथ तुम्हारा भी नाम साफ हो जाएगा। अगली सुबह दालान में चाबियों की आवाज अब उसे डरा नहीं रही थी। महीनों बाद पहली बार आयशा मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे पता था जेल की दीवारें गिरने वाली थीं और जो कोई भी उन्हें उठाएगा वह सत्य की प्रतिध्वनि सुनने वाला पहला व्यक्ति होगा। और पहली किरणें पुरानी हवेली की खिड़कियों पर पड़ रही थीं, जो अब एक आश्रय स्थल में तब्दील हो गई थी। घर नूर रोशनी का घर। जहां कभी सन्नाटा और लालच था, आज हंसी, औरतों की आवाजें और सिलाई मशीनों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। आयशा धीरे धीरे गलियारे में चल रही थी। उसकी निगाहें शांत थीं। सफेद दुपट्टे ने उसके सफेद बालों को आंशिक रूप से ढका हुआ था। उस जगह के हर कोने में दर्द की यादें तो थीं ही, साथ ही एक पुनर्जन्म की गवाही भी। जो जमीनें पहले विवाद, आंसुओं और विश्वासघात का कारण थीं, अब नए हाथों में फल फूल रही थी। उस बगीचे में जहां उसकी सास ने कभी पहरेदारों को उसे भगाने का आदेश दिया था, युवतियां जड़ी बूटियां, फूल और आशा की खेती कर रही थी। मुख्य द्वार पर एक साधारण कांसे की पट्टिका लगी थी। यहां किसी भी महिला को भुलाया नहीं जाता। आयशा आंगन में हो रही हलचल को देख रही थी। उसकी छाती गर्म हो रही थी। उसके बगल में रीमा, जिस नर्स ने उसकी किस्मत बदल दी थी, एक हरे मखमली बक्सा लिए खड़ी थी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। आयशा ने सिर हिलाया और बक्सा खोला। अंदर पुराना पन्ना हार, जो उसकी शापित विरासत का प्रतीक था, पॉलिश किया हुआ और चमक रहा था। सुबह के सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था। लंबे समय तक वह हार लालच, दर्द और अन्याय का प्रतीक रहा था। अब उसने उसे छोटे छोटे पेंडेंट में बांट दिया था, जिनमें से प्रत्येक में एक कटा हुआ पत्थर था, जो उन महिलाओं के लिए था जिन्हें उसके घर में आश्रय मिला था। ये पत्थर धरती से पैदा हुए हैं, दबाव, आग और समय के अधीन हैं, बिल्कुल हमारी तरह। आयशा ने इकट्ठी हुई महिलाओं को पेंडेंट बांटते हुए कहा, लेकिन जो वजन था वो चमक बन गया है, और जो ईश्वर ने हमारे दिलों में उकेरा है उसे कोई चुरा नहीं सकता। महिलाओं ने भावुक होकर तालियां बजाईं। उनमें से कई दुर्व्यवहार, अस्वीकृति और बदनामी से बचकर आश्रय में आई थीं। कभी उनकी तरह ही टूटी हुई आत्माएं भी थीं, और अब हर एक के हाथ में एक पन्ना था जो उन्हें याद दिलाता था कि दर्द प्रकाश का गर्भ हो सकता है। उसी दिन एक समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय सरकार, प्रेस और सामाजिक संगठन फाउंडेशन की स्थापना के लिए आयशा को सम्मानित करने आए। वह बिना मेकअप के छोटे से अस्थायी मंच पर ऐसे शांत भाव से आईं, जैसे किसी ने बिना किसी चोट के जीत हासिल कर ली हो। जयपुर की पहाड़ियों पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। आयशा ने सिर हिलाया और बक्सा खोला। अंदर पुराना पन्ना हार, जो उसकी शापित विरासत का प्रतीक था, पॉलिश किया हुआ और चमक रहा था, सुबह के सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था। लंबे समय तक वह हार लालच, दर्द और अन्याय का प्रतीक रहा था। अब उसने उसे छोटे छोटे पेंडेंट में बांट दिया था, जिनमें से प्रत्येक में एक कटा हुआ पत्थर था, जो उन महिलाओं के लिए था जिन्हें उसके घर में आश्रय मिला था। ये पत्थर धरती से पैदा हुए हैं, दबाव, आग और समय के अधीन हैं, बिल्कुल हमारी तरह। आयशा ने इकट्ठी हुई महिलाओं को पेंडेंट बांटते हुए कहा, लेकिन जो वजन था वो चमक बन गया है, और जो ईश्वर ने हमारे दिलों में उकेरा है उसे कोई चुरा नहीं सकता। महिलाओं ने भावुक होकर तालियां बजाईं। उनमें से कई दुर्व्यवहार, अस्वीकृति और बदनामी से बचकर आश्रय में आई थीं। कभी उनकी तरह ही टूटी हुई आत्माएं भी थीं, और अब हर एक के हाथ में एक पन्ना था जो उन्हें याद दिलाता था कि दर्द प्रकाश का गर्भ हो सकता है। उसी दिन
एक समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय सरकार, प्रेस और सामाजिक संगठन फाउंडेशन की स्थापना के लिए आयशा को सम्मानित करने आए। वह बिना मेकअप के छोटे से अस्थाई मंच पर ऐसे शांत भाव से आईं जैसे किसी ने बिना किसी चोट के जीत हासिल कर ली हो। कुछ साल पहले उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा नाम, मेरी आजादी और मेरी आवाज। उन्होंने कहा कि मैं पागल हूं, नाकाबिल हूं, कमजोर हूं, लेकिन ईश्वर ने मुझे दिखाया कि समझदारी हार न मानने में है, कि जब आत्मा नफरत के बजाय प्यार को चुनती है तो ताकत पैदा होती है। आज मैं दुनिया को वह लौटाता हूं जो उसने मुझसे छीनने की कोशिश की थी, लोगों में मेरा विश्वास। जैसे जैसे वह बोलती गई, कैमरों ने हर शब्द रिकॉर्ड किया और दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उनमें से एक रोहित भी था, वह वकील जिसने कभी उसकी सास की सेवा की थी और अब आरोपों को पलटने में मदद करके अपनी जान बचाई थी। उसने आंसू पोंछे, यह जानते हुए कि वह मानवीय न्याय से भी बढ़कर कुछ देख रहा था। यह ईश्वरीय न्याय था। समारोह समाप्त होने पर आयशा अकेली द्वार की ओर चली। हवा धूल और पंखुड़ियां उड़ा रही थी और पन्ना और सोने से रंगा आकाश मानो इस नए युग को आशीर्वाद दे रहा था। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और अपने लिए रखे पेंडेंट को छुआ। कितनी बार जीवन ने आपको गिराने की कोशिश की है, लेकिन आप और अधिक मजबूत होकर उठे हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस तरह की कहानियां गूंजने लायक हैं। शेल्टर की घंटी बजी, खाने का समय आ गया। खिड़कियों में छोटे छोटे तारों की तरह एक एक करके रोशनियां जल उठी। आयशा मुड़ी और वापस अंदर चली गई। हंसी की आवाज हवा में गूंज रही थी। जो विरासत कभी अभिशाप थी, अब जिंदगियां हम बचा रही थी। पन्ने जो कभी लालच का प्रतीक थे, अब उम्मीद की किरण बन गए। और जैसे जैसे जयपुर में शाम ढलती गई, उसके इतिहास को जानने वालों के दिलों में एक निश्चिंतता छा गई। दुष्ट लोग सामान चुरा सकते हैं, लेकिन वह भाग्य कभी नहीं चुरा सकते जो ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा है। कुछ साल पहले उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा नाम, मेरी आजादी और मेरी आवाज। उन्होंने कहा कि मैं पागल हूं, नाकाबिल हूं, कमजोर हूं, लेकिन ईश्वर ने मुझे दिखाया कि समझदारी हार न मानने में है, कि जब आत्मा नफरत के बजाय प्यार को चुनती है तो ताकत पैदा होती है। आज मैं दुनिया को वह लौटाता हूं जो उसने मुझसे छीनने की कोशिश की थी, लोगों में मेरा विश्वास। अगर आपको लगता है कि आयशा खत्म हो गई है तो दोबारा सोचें। समारोह समाप्त होने पर आयशा अकेली द्वार की ओर चली। हवा धूल और पंखुड़ियां उड़ा रही थी और पन्ना और सोने से रंगा आकाश मानो इस नए युग को आशीर्वाद दे रहा था। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और अपने लिए रखे पेंडेंट को छुआ। बुराई ने मुझे दफनाने की कोशिश की, लेकिन भूल गई कि मैं एक बीज था। उसने क्षितिज की ओर देखते हुए बुदबुदाया। शेल्टर की घंटी बजी, खाने का समय आ गया। खिड़कियों में छोटे छोटे तारों की तरह एक एक करके रोशनियां जल उठी। आयशा मुड़ी और वापस अंदर चली गई। हंसी की आवाज हवा में गूंज रही थी। जो विरासत कभी अभिशाप थी, अब जिंदगियां बचा रही थी। पन्ने जो कभी लालच का प्रतीक थे, अब उम्मीद की किरण बन गए। और जैसे जैसे जयपुर में शाम ढलती गई, उसके इतिहास को जानने वालों के दिलों में एक निश्चिंतता छा गई। दुष्ट लोग सामान चुरा सकते हैं, लेकिन वह भाग्य कभी नहीं चुरा सकते जो ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा है। अगर आपको लगता है कि आयशा खत्म हो गई है तो दोबारा सोचें। कितनी बार जीवन ने आपको गिराने की कोशिश की है, लेकिन आप और अधिक मजबूत होकर उठे हैं। नीचे टिप्पणी करें, आपके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ क्या था, और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस तरह की कहानियां गूंजने लायक हैं।